नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो दिल थाम कर इसे अंत तक जरूर देखिए। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। हमारा संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भारत के संविधान का संक्षिप्त परिचय। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थीं। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है। भारत का संविधान इसकी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। संविधान की प्रस्तावना में इसके आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई हैं, जो प्रस्तावना से प्रवाहित होती हैं। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है। कानून का शासन भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। यानी बुनियादी सत्यवाद कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विश्लेषण में कानून के शासन का अर्थ आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा कानून का शासन कुछ और चीजों का मतलब है, जैसे यहां मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी कानूनों की समान सुरक्षा का अधिकार, लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका प्रावधान है। साथ ही देश के आज के कानून के अनुसार कोई भी वादी पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे या न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। साथ ही भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रूप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं, अर्थात उनको कोई छीन नहीं सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। इनकी समायोजन संविधान के भाग 4 में किया गया है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेंद्रण नहीं हो सकेगा। वे प्रकृति में न्यायोचित हैं। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 27 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है। बाद में 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, जबकि कर्तव्य ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य भी प्रकृति में न्यायोचित, जिनका उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य साल 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की संरचना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई थी। भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य। समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा। तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना। जिन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आदर व सम्मान करना। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना। राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना। भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना। नागरिकों को एक समान आदर एवं सम्मान देना एवं उनके अधिकारों का सम्मान करना। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास के लिए ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व उसे हानि नहीं पहुंचाना। राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष प्रदान करवाना। राज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद को और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं को उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का दर्शन संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया। उद्देश्य संकल्प में संविधान के मौलिक प्रस्ताव शामिल थे और राजनीतिक विचारों को निर्धारित किया गया था जो इसके विचार विमर्श का मार्गदर्शन करते हैं। संकल्प के मुख्य सिद्धांत थे:
भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनना है। यह सभी घटक भागों में समान स्तर के स्वशासन के साथ एक लोकतांत्रिक संघ हो। संघ सरकार और घटक भागों की सरकारों की सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होते हैं। संविधान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसर और कानून के समक्ष समानता के आधार पर लोगों को न्याय प्राप्त करने और गारंटी देने का प्रयास करना चाहिए। सबको अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय और काम की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान को अल्पसंख्यकों और पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों आदि के लिए उचित अधिकार प्रदान करना चाहिए, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के समान भागीदार बन सकें। और एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत के लिए राष्ट्रों के समुदाय में उचित स्थान सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के दर्शन में वे आदर्श शामिल हैं जिन पर संविधान खड़ा है, और वे नीतियां जिनका पालन करने के लिए संविधान समुदाय के शासकों को आदेश देता है। भारत का संविधान निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारी विचारधारा के प्रभाव को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की पहचान है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपनी पसंद की धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। यहां सभी धर्मों को एक समान माना गया है। भारत में जिस तथ्य की सराहना की गई वह यह कि सभी धर्म मानवता से प्रेम करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत के सभी समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं ने धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की वकालत की है। इसी सिद्धांत को भारत के संविधान में अपनाया गया है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। हालांकि 1949 में अपनाए गए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 में पारित 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। लोकतंत्र। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का आधुनिक रूप पश्चिम से उधार लिया गया है। इस प्रणाली के तहत लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के पास जाने के लिए सरकार की आवधिक जिम्मेदारियां। इस काम के लिए लोगों द्वारा सरकार चुनने के लिए हर 5 साल में चुनाव होते रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करता है। लोकतंत्र का यह पहलू राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। इसमें मानव कल्याण, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे आदि के उद्देश्य शामिल हैं। सर्वोदय। सर्वोदय का तात्पर्य सभी के कल्याण से है। इसका मतलब सिर्फ बहुमत या बहुसंख्यक का कल्याण NNN ने ही है। यह बिना किसी अपवाद के सभी के कल्याण को प्राप्त करना चाहता है। इसे राम राज्य कहा जाता है। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण द्वारा विकसित की गई थी, जिसके तहत सभी का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक विकास करने की कोशिश की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इस आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवाद। समाजवाद भारत के लिए नया नहीं है। वेदांत के दर्शन में भी समाजवाद है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष का भी यही उद्देश्य था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को समाजवादी और गणतंत्रवादी बताया था। भारत में लगभग सभी दल लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने का दावा करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल हैं। हालांकि इस पहलू पर जोर देने के लिए समाजवाद शब्द को विशेष रूप से 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। मानवतावाद। मानवतावाद भारतीय विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय विचारधारा संपूर्ण मानवता को एक बड़ा परिवार वसुधैव कुटुंबकम मानती है। यह आपसी बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में विश्वास करता है। यह हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पाते हैं। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण सर्वोदय का दूसरा पहलू है। भारत में हमेशा पंचायत प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी ने भी विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। इसी कारण से उन्हें एक दार्शनिक राजनेता माना जाता है। हमने विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की है।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निर्धारित कुटीर उद्योगों की अवधारणा भी विकेंद्रीकरण को संदर्भित करती है। उदारवाद। भारतीय उदारवाद उदारवाद की पश्चिमी अवधारणा को संदर्भित नहीं करता है। यह भारतीय संदर्भ में स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधारों, संवैधानिक दृष्टिकोण, प्रतिनिधि संस्थानों आदि को संदर्भित करता है। इन सभी अवधारणाओं की आधुनिक भारतीय नेताओं द्वारा वकालत की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सह अस्तित्व हमारी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है। यह सह अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस व्यवस्था में हमने अर्थव्यवस्था के निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम करने की अनुमति दी है। बड़े पैमाने पर और आवश्यक उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में जोड़ा गया है। गांधीवाद गांधीवाद एक नैतिकता आधारित भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से विदेशी शासन से लड़ने का एक नया उदाहरण पेश किया था। उन्होंने दुनिया को अहिंसा और सत्य के महत्व को समझाया। उन्होंने छुआछूत, कुटीर उद्योग, शराबबंदी, प्रौढ़ शिक्षा और गांवों के उत्थान की वकालत की थी। वह शोषण मुक्त और विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे। इन सभी गांधीवादी सिद्धांतों को भारत के संविधान में सम्मानजनक स्थान मिला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम।